नमस्कार, न्यूज़ टीवी आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ कृष्णा। आज हमारे साथ जो शख्सियत बैठे हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन हम आपको बता दें, राजनीति के साथ-साथ समाज सेवा प्लस शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हैं। हमारे साथ सुभाष यादव जी हैं। सुभाष यादव जी, न्यूज़ टीवी में आपका स्वागत है। थैंक यू। और आपकी जो शिक्षा की यात्रा कैसी रही और उसके साथ-साथ आपके जीवन को कैसे प्रभावित किया? मेरी शिक्षा की यात्रा, मेरे पिताजी किसान थे, तो आप समझ सकते हैं कि एक किसान का बच्चा कितने अच्छे से एजुकेशन ले सकता है। लेकिन फिर भी मेरे पिताजी ने, और जो मेरे आगे क्लास की शिक्षा थी, जैसे ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन, जी। वो मेरे बड़े भाई ने, जी। इन दोनों लोगों ने मिलके मुझे पोस्ट ग्रेजुएशन जी। और बीएड कराया। तो ईश्वर की कृपा समझ लीजिए, और माता-पिता भाइयों का आशीर्वाद कि विपरीत परिस्थितियों में भी मैं वेल एजुकेटेड हुआ, जी। और एजुकेशन मेरी एमए और बीएड की है। जी। राजनीति और समाज सेवा के साथ-साथ शिक्षा क्षेत्र में काम करने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? जिस तरह से शिक्षा क्षेत्र में आप इस समय काम कर रहे हैं। ये राजनीति तो एक उपलब्धि के बाद इंसान के जीवन में आता है कि मुझे लोग जानें। जी। तो ऐसा जब ब्रेन में चलता है, तो ईश्वरीय एक शक्ति है कि जो आपके दिमाग में चलता है, उन सब चीज़ों को ईश्वर कनेक्ट कर देता है। तो जब ऐसी भावनाएं मेरे अंदर आई और मेरे क्षेत्र में लोगों ने कहना शुरू किया कि बहुत अच्छा मौका है, प्रमुखी का चुनाव लड़ जाइए, और लोगों ने सहयोग किया और मेरा सारा पद निर्विरोध हो गया। तो मैं राजनीति में आया, लेकिन उससे पहले क्योंकि मेरे पिताजी किसान थे, तो सबसे पहले था कि मुझे वो सारी चीज़ें मेरे पास हों जिनकी मुझे ज़रूरत है या जो मेरे पास नहीं है। तो उसके लिए पढ़ाई के साथ साथ पढ़ाई पूरा करते करते मैं एक व्यापारिक क्षेत्र में आया, और मेहनत से रात दिन मेहनत किया। आज भी मैं उतनी ही मेहनत करता हूँ, और एक अच्छी ऊंचाई ईश्वर ने दिया है। लेकिन क्योंकि मेरे विज़न बहुत बड़े हैं, देश को लेके, समाज को लेके, मानवता को लेके, इसलिए मेरे विज़न भी बड़े हैं। जी। जेएमएस स्कूल की स्थापना के पीछे सोच क्या थी आपकी? क्योंकि शिक्षा से हमको तो लगता है कि शिक्षा ऐसी शक्ति है मानव के अंदर, जिसको लिए बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो जब भी मेरा स्ट्रगल का दौर चल रहा था और मैं सीढ़ी दर सीढ़ी ऊपर चढ़ रहा था व्यापार में, तो हमने देखा कि जैसे, क्योंकि मेरी सामान्य शिक्षा थी, इंग्लिश न पढ़ के हिंदी एजुकेशन हमने लिया। तो जब मैं कहीं जाता था, मुझे लगता था कि अगर मैं भी कॉन्वेंट में या कहीं और गया होता तो शायद मेरी इंग्लिश अच्छी रहती। जी। लेकिन मुझे अपनी भाषा से प्रेम है, इसलिए मुझे हिंदी आती है। मुझे बड़ा प्राउड है कि मैं हिंदी जानता हूँ, और हिंदी में मैं बात करता हूँ। तो मैं जब स्ट्रगल का दौर मेरा चल रहा था, तो जहाँ भी मैं जाता था, तो मुझे एक चीज़ समझ में आ गई कि बिना एजुकेशन के इंसान बहुत बड़ी ऊंचाई हासिल नहीं कर सकता। तो ये भावनाएं आई, और मुझे लगा कि अगर जिस जगह से मैं उठ के आया हूँ, तो क्यों ना मैं वहाँ पे एक अच्छा स्कूल डालूँ, और वहाँ के बच्चों को अच्छे से एजुकेट करूँ, जो पछतावा मुझे है वो पछतावा उनके अंदर ना हो। तो ऐसे ही जेएमएस इंग्लिश एकेडमी की स्थापना हुई, और बहुत ही अच्छे तरीके से विद्यालय चलाया जा रहा है, निस्वार्थ भाव से। सिर्फ देश को मैं क्या दे सकता हूँ, इस उम्मीद के साथ विद्यालय चल रहा है, और बहुत अच्छा चल रहा है। देखिए, हर व्यक्ति को अपने गांव क्षेत्र से जुड़ के रहना चाहिए, क्योंकि ईश्वर ने आपको जन्म दिया है। तो जन्म दिया तो इतना बड़ा ब्रह्मांड है, किसी एक गांव, किसी एक शहर से आप आए होंगे। तो मुझे भी ये लगा कि यार, मुझे इतने बड़े ब्रह्मांड में, इतनी बड़ी धरती पे दानगंज में क्यों पैदा किए भगवान। तो अगर दानगंज में उन्होंने पैदा किया, तो दानगंज को हमने दिया क्या। आया, स्ट्रगल किया, सफलता हासिल की, सारी चीज़ें जो हमने जीवन में चाहा वो मिलती गई और मिलती जा रही हैं। लेकिन हमने दानगंज वालों को क्या दिया। दानगंज वालों ने मुझे एक सम्मान भी दिया, चोलापुर वालों ने मुझे प्रमुख बनाया, निर्विरोध प्रमुख बनाया, निर्विरोध प्रमुख संघ अध्यक्ष बनाया, बीडीसी भी निर्विरोध बनाया। तो इतना प्रेम इन लोगों ने दिया, तो हमने इन लोगों को क्या दिया। तो ये एक विचार और भाव आया, और हमने एक जेएमएस इंग्लिश एकेडमी की स्थापना की, और वो स्कूल अपने में एक अलग स्कूल है। और अभी तो एक एकेडमी चल रही है, आने वाले समय में बहुत कुछ देना है मुझे, क्योंकि एक भाव आ गया मेरे अंदर। मैं ये तो चाहूँगा कि हर व्यक्ति के अंदर वो भाव आए जो सफलता के रास्ते पे चल रहा है, कि उस जगह को जरूर याद रखे जहाँ से उठ के आया है,
तो दानगंज को अभी बहुत कुछ देना है, बनारस को भी बहुत कुछ देना है, क्योंकि बनारस ने मुझे बहुत कुछ दिया है। शायद उसका कर्ज उतार लूँ उतना बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। सर ये GMS 3 अक्षर, इसका फुल फॉर्म ये किस नाम से? अच्छा, GMS GMS तमाम सारी चीजें मैंने देखा GMS। जब मेरा विद्यालय बन रहा था तो मैं उसी ग्राउंड में बैठा हुआ था, मिट्टी पट रही थी, तो मेरे दिमाग में आया विद्यालय तो बन रहा है, विद्यालय का नाम क्या रखा जाए। तो ऐसे बैठ के अकेले बैठ के सोच रहा था, तो हमें लगा कि सरस्वती मंदिर है तो इसका नाम जय माँ सरस्वती रखा जाए, लेकिन नाम बहुत बड़ा हो जाएगा। तो फिर उसको हमने देखा शार्ट करना चाहा, तो जय माँ सरस्वती, जय माँ यम या सरस्वती, तो जय माँ सरस्वती जब हमने देखा कि ये शॉर्ट नेम हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, और हमने देखा कि ईश्वर की ऐसी कृपा कि तीनों हमारे भाइयों का, मेरा और मेरे दोनों भाइयों का नाम भी उसी पे सेट हो रहा है, तो उसी नाम को डन कर दिया गया। और JMS जितेंद्र मितेंद्र सुभाष, इन 3 नामों के साथ और सरस्वती जी के साथ इस विद्यालय का नामकरण हुआ। और आज JMS ग्रुप ऑफ कंपनीज है जिसमें कई तरह के काम होते हैं। सर GMS स्कूल में ग्रामीण बच्चों को आधुनिक शिक्षा देने के लिए किस तरह से काम कर रहे हैं? और हमारा स्लोगन ही है, गांव में शहर जैसे शिक्षा की व्यवस्था। जी। आप शहर के किसी भी अच्छे विद्यालय जो 40 साल, 45 साल, 25 साल, 30 साल से चल रहे हैं, उन विद्यालयों में जो सुविधा आपको मिलेगी वो JMS में आप जाके देखेंगे, वो आधुनिक सारी सुविधाएं वहाँ पे अवेलेबल मिलेंगी आपको। स्कूल मैनेजमेंट में रहते हुए आप कौन कौन से कदम उठाएं जिससे बच्चों की पढ़ाई की गुणवत्ता बढ़ी? क्योंकि मैं दुनिया में टहलता रहता हूँ, तो जाने आने से बहुत जानकारियाँ बढ़ती हैं। जो भी जानकारियाँ बच्चों के लिए अच्छी होती हैं, वो सारे नियम, वो सारे कानून, वो सारा सिस्टम मैं JMS में डालता हूँ। JMS स्कूल को आप भविष्य में किस स्तर तक ले जाना चाहते हैं? JMS स्कूल अभी तो स्कूल हमने अभी बताया कि आज तो अभी एक स्कूल है, लेकिन दानगंज उस एरिया को 20 किलोमीटर एरिया, 25 किलोमीटर एरिया है हमारा बनारस जिला, मैं उसको बहुत कुछ देना चाहता हूँ। JMS के लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं, आने वाले समय में सब दिखेगा। पहले बोलने से बढ़िया कि काम करके दिखाया जाए। आज भारत में शिक्षा की सबसे बड़ी चुनौती आपको क्या लगती है? शिक्षा सबसे बड़ी चुनौती तो है ही, क्योंकि एजुकेशन पे लोगों का ध्यान नहीं है। अब सरकार भी ध्यान दे रही कि नहीं दे रही हो तो आप सब लोग समझ सकते हैं, क्योंकि आप मीडिया से जुड़े हुए हैं तो वो भी जान रहे हैं आप। लेकिन बिना एजुकेशन के कुछ होना नहीं, और एजुकेशन में पेरेंट्स अपने जीवन की सबसे ज़्यादा बड़ी कमाई जो एक गरीब परिवार है अपने बच्चे के एजुकेशन में खर्च करता है। अब बच्चों को शायद ये पता नहीं है कि हमारे ऊपर हमारे पेरेंट्स ने कितने खर्च किए। एक बच्चा जब पैदा होता है, उसकी एज जब 0 से शुरू होती है और 25 साल तक की उम्र हो जाती है, उस दौरान उस बच्चे के ऊपर हमको लगता है कि पेरेंट्स के करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं। अभी एक दिन मैं विद्यालय में यही बच्चों को डिस्कस करते हुए क्लास में पढ़ाना शुरू किया कि बेटा एक बच्चे के ऊपर जब जिस दिन पैदा होता है उस दिन से लेकर 25 साल की उम्र तक ईयरली क्या खर्चा आता होगा। लेकिन आज हमने उन बच्चों से ही क्वेश्चन किया, उन्हीं से सवाल और जवाब दोनों किए। हमने बोला बेटा कि आज के ज़माने में मैं SIP और शेयर मार्केट का बहुत नाम सुन रहा हूँ, आप लोगों की जनरेशन में इसका बड़ा बोलबाला है, तो SIP कितना % आपको देती है ब्याज दर? तो बोले 12%। तो हम 12% से हर 25,000 रुपये पे आप 12% का 25,000 रुपये महीने से 3 लाख रुपये आपका साल का हो गया। 3 लाख साल का हो गया तो 25 या 75 लाख रुपये 25 साल का हुआ। अब 3 लाख पे 12% का अगर हम कंपाउंडिंग ब्याज दर रखते हैं तो 25 साल में 75 लाख का वैल्यूएशन हो जाता है, 12 करोड़ 75 लाख। एक सामान्य परिवार भी अपने बच्चे के ऊपर 12 करोड़ 75 लाख रुपया खर्च करता है, और बच्चा जब 25 साल का एजुकेशन पूरा कर लेता है तो वो करता क्या है? 10,000, 20,000, 25,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, यही ना नौकरी करता है, जैसी उसकी क्षमता। अब 1 लाख 2 लाख की नौकरी से भी क्या अपने माता पिता के दिए हुए पैसे का जो ब्याज है वो चुकता कर सकता है? कभी नहीं कर सकता। 12 करोड़ 75 लाख का पर ईयर ब्याज अगर 10% से पकड़ते हैं तो एक मतलब लगभग 13 करोड़ के हिसाब से करेंगे, 10% का सीधा हिसाब करेंगे तो 1 करोड़ 30 लाख आता है। कोई बच्चा अगर महीने का 1 लाख रुपया कमाता तो साल का 12 लाख कमाएगा। 12 लाख में लगभग 70% उसके घर के भी खर्चे होंगे। 70% खर्च काटने के बाद बताइए कितना पैसा बचता है कि वो ब्याज भर लेगा।
तो पहले तो सब बच्चों को ये पता होना चाहिए कि हमारे ऊपर जो हमारे पेरेंट्स ने अपने खून पसीने से जो पैसा खर्च किया है, क्या इसका मैं ब्याज चुकता कर पाऊंगा? क्योंकि जितने भी बच्चों से मैं मिलता हूँ, किसी बच्चे के अंदर कोई विजन नहीं दिखता है। शायद 0.1% बच्चे होंगे जिनको कुछ लगता है कि मैं कर लूंगा। बच्चा यही बोलता है कि सर मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं ये बनूंगा, मैं वो बनूंगा, ऐसे बनता, लेकिन कभी कैलकुलेशन ये नहीं करता है कि जो मैं बनूंगा उससे जो इनकम होगी, क्या हमारे माता पिता के आर्थिक कर्जों को मैं पूरा कर पाऊंगा? जो उनके इमोशनल कर्जे हैं, जैसे माँ, जब छोटे बच्चे, मैं भी था बच्चा, आप भी था, जब बच्चा पेशाब कर देता है, बस्तर गीला हो जाता है, तो माँ उस जगह पे सो जाती है और बच्चे को सूखे में सुलाती है, तो उसका कोई मोल है? पिता अपने बेटे को अच्छा कपड़ा पहनाने के लिए अंदर की गंजी बनियान फटी पहनता है, क्या इसका कर्जा कोई बच्चा चुका सकता है? तो ये सारे खर्चे, अपने सुखों के खर्चों को काट के पेरेंट्स अपने बच्चे को पढ़ाता है, और वो बच्चा 25 साल की एजुकेशन लेने के बाद, उसकी शादी विवाह होने के बाद वो अपने में मस्त हो जाता है, अपने परिवार को भूल जाता है, क्योंकि उसके पास इनकम का कोई स्रोत ही ऐसा नहीं है कि जो दोनों लोगों को मैनेज कर सकते, अपने बच्चों को भी मैनेज कर सकते, अपने मम्मी पापा को भी कर सकते। तो बच्चों को सबसे पहले ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो हमारे ऊपर खर्चे हुए उसको मैं लौटाऊं कैसे परिवार को। उस इमोशन, हाँ। उस खर्च को तो कैसे वापस किया जाए। जी, आपके परिवार, माता पिता, बहन भाई, सब लोग लगे तब आप यहाँ पे पहुँचे। तो परिवार बहुत कठिनाई से बच्चों को पढ़ाता है, इस पे बच्चों को ध्यान देने की ज़रूरत है। जी। सर, ग्रामीण इलाके के बच्चों जो होते हैं उनकी पढ़ाई और शहरी इलाके के जो बच्चे होते हैं उनकी पढ़ाई में कितना अंतर कहाँ दिखता है? पढ़ाई में कोई अंतर नहीं, सिर्फ माइंडसेट का अंतर है। सीबीएसई बोर्ड की बुक हर जगह एक है, चाहे शहर में आप पढ़ेंगे चाहे गांव में पढ़ेंगे। अगर कोई सीबीएसई है, कोई यूपी बोर्ड है, कोई आईएससी है, अगर जो भी जिसका बोर्ड है, उस बोर्ड की अगर एजुकेशन वो लेता है तो शहर में पढ़े चाहे गांव में पढ़े सेम है। क्या एक मेंटली प्रेशर रहता है क्या कि नहीं हमारा बच्चा शहर में पढ़ना, नहीं हमारा बच्चा ग्रामीण गाँव में पढ़ना? वो माइंड सेट है हाँ। कि मेरा बच्चा शहर में पढ़ेगा तो बहुत अच्छी एजुकेशन लेगा, मेरा बच्चा गाँव में पढ़ेगा तो शायद उतनी अच्छी एजुकेशन मिलेगी नहीं। बस ये सोचना है उस पेरेंट्स को कि जब हम सीबीएसई में पढ़ा रहे हैं तो सीबीएसई में शहर में पढ़ाएं चाहे गांव में पढ़ाएं, एजुकेशन के सिस्टम तो एक ही होंगे। तो ऐसा तो है नहीं कि कोई टीचर जैसे जो शहर में पढ़ा रहा है वो बीएड, बीटीसी, एमए, एमएससी यही ना होगा, तो वही सेम एजुकेशन का एजुकेटेड टीचर यहाँ भी पढ़ा रहा है, वहीं वहाँ भी पढ़ा रहा है, वही बुक यहाँ भी पढ़ाई जा रही, वही बुक वहाँ भी पढ़ाई जा रही, वही बोर्ड यहाँ भी, वही बोर्ड यहाँ है, तो फिर अच्छा और बुरे का सवाल ही नहीं उठता। ये तो एक माइंड सेट है कि मेरा शहर में पढ़ रहा है, मेरा गाँव में पढ़ रहा है। भाई जो ग्रामीण में पढ़ रहे हैं, चाहे निजी स्कूल हो चाहे प्राइमरी स्कूल हो, वहाँ भी टीचर तो वही रहते हैं भाई, वो सरकार की तमाम परीक्षाओं को पास करके वहाँ जाते हैं, और कुछ लोग प्राइवेट में रहते हैं। सर, टीचर की जो डिग्री होती है वही होती है, टीचर की डिग्री तो कोई अलग है नहीं। और जब बोर्ड वही है तो मतलब वो बुक भी वही होगी, किताबें भी तो वही होंगी। सर, सरकारी और निजी स्कूल दोनों की भूमिका कैसे देखते हैं? देखिए, मैं तो अपने स्कूल में भी बोल चुका हूँ कि जितना हम लोग अपने टीचर को पेमेंट देते हैं उसका 3 से 4 गुना पेमेंट सरकार देती है सरकारी टीचरों को। सरकारी टीचर हमारे प्राइवेट स्कूल के टीचरों से बहुत ज़्यादा टैलेंटेड, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे और बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले होते हैं। उसके बाद भी लोग अपने बच्चों को इसलिए वहाँ नहीं पहुँचाना चाहते हैं, नहीं पढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ का जो कल्चर है, वहाँ की जो व्यवस्थाएँ हैं, जो प्राइवेट स्कूलों में वहाँ नहीं है। क्योंकि इंसान पढ़ाई के साथ साथ अपने बच्चे को एक कल्चर भी देना चाहता है, एक व्यवस्था भी देना चाहता है। वो चाहता है, अब जैसे हम लोग छोटे थे तो हम लोगों के गुरुजी, हम लोगों के टीचर इतना मारते थे कि हम घर पे आके डरते थे कि अगर घर पे बोलेंगे तो घर पे भी मार पड़ेगी। लेकिन आज का पेरेंट्स के बच्चे को अगर आप टच कर देते हैं तो पेरेंट्स तुरंत आके कंप्लेन लेके चला आएगा कि आपने मेरे बच्चे को छुआ कैसे। तो कहीं ना कहीं टीचर भी डरा हुआ है कि अगर हम इसको पनिश करते हैं तो कंप्लेन मेरे पास आ जाएगी, और अगर इसको पनिश नहीं करते हैं तो ध्यान नहीं देगा। ये तो हो गई शिक्षा की, लेकिन जो प्राइमरी सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल की बात आपने किया है, बस खाली व्यवस्थाएं बदल दी जाए तो मुझे नहीं लगता है कि कोई प्राइवेट स्कूल में जाएगा, मैक्सिमम लोग सरकारी स्कूलों में पढ़ाएंगे। सर, एक चीज़ और देखने को मिला, पहले एक दौर था जैसे अब ये आप इसको फैशन माना जाए, स्कूल के साथ साथ बच्चा 6 घंटा 7 घंटा स्कूल में पढ़ रहा है, उसके बाद उसे कोचिंग की व्यवस्था शुरू से ही दी जा रही है। क्या वो स्कूल में पढ़ा फिर कोचिंग वगैरह, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, कोचिंग तो एक बस खाली परिवार को ये है कि मेरा बच्चा कोई टीचर आ रहा है और मेरे बच्चे को पढ़ा रहा है, स्कूल से अच्छा पढ़ा रहा है। अच्छा, ये बताइए कि स्कूल में हर सब्जेक्ट के टीचर अलग अलग होते हैं। मैथ का टीचर मैथ पढ़ाता है, साइंस का टीचर साइंस पढ़ाता है, इंग्लिश का टीचर इंग्लिश पढ़ाता है, हिंदी का हिंदी पढ़ाता है। जो सब्जेक्ट होते हैं उस सब्जेक्ट के टीचर स्कूल के
व्यवस्था अलग अलग रखती हैं। और वही जो ट्यूशन पढ़ाने वाला टीचर होता है सारे सब्जेक्ट को एक टीचर पढ़ाता है। तो बताइए कि एक टीचर अगर सारे सब्जेक्ट को पढ़ा रहा है तो वो अच्छा पढ़ाएगा कि अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर हैं तब अच्छा पढ़ाएगा? स्कूल में ज्यादा बेहतर पढ़ाया क्योंकि अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर हैं। तो इसको तो पेरेंट्स को समझना पड़ेगा ना कि हम अपने ट्यूशन वाले बच्चे को एक टीचर से सारे सब्जेक्ट पढ़वा रहे हैं और बहुत प्राउड महसूस कर रहे हैं कि हमारे बच्चे का ट्यूशन लगा हुआ, हमारा बच्चा अच्छे से पढ़ रहा है। लेकिन ये क्यों प्राउड नहीं महसूस करें कि जिस स्कूल में पढ़ा रहे हैं उस स्कूल में अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर हैं, तो इनसे तो वो बेहतर पढ़ाएंगे। उनकी फीस देनी होती है ट्यूशन की तो सबसे पहले देते हैं, स्कूल की फीस देनी होती है तो सबसे बाद में देते हैं। तो ये माइंड सेट का है, जब तक माइंड सेट लोग नहीं चेंज करेंगे तब तक चीज़ें रास्ते पे नहीं आएंगी। सर, आज के युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट और रोजगार के लिए शिक्षा किस तरह तैयार कर रही है? शिक्षा से रोजगार से कोई लेना देना नहीं। स्किल डेवलपमेंट हमको तो कह रहा हूँ कि मेरी डिग्री, मैं MA BEd हूँ, लेकिन मेरे डिग्री का मेरे काम से कोई लेना देना ही नहीं। और मैंने जहाँ तक जो पढ़ा है कि जो भी सक्सेस है मैक्सिमम लगभग अगर 100 लोग सक्सेस होंगे उसमें 99% ऐसे लोग हैं जिनकी एजुकेशन बहुत अच्छी नहीं रही है, क्योंकि उनके जीवन में अभाव बहुत था। उस अभाव को भरने के लिए वो निरंतर कार्य करने लगे, उनको रास्ता मिलता गया और आगे बढ़ते गए। और उन्होंने क्या किया, लेकिन उनको भी सफल होने में पढ़े लिखे लोगों का ही रोल रहा। उनके पास ब्रेन था, उनको लगा कि ये काम इंजीनियर कर सकता था, इंजीनियर मार्केट से हायर कर लिए। ये टेक्निकल कर सकता है, इसको टेक्निकल लोगों को बैठाइए। ये मैनेजर कर सकता है, मैनेजर को बैठाइए। अकाउंटेंट कर सकता है। उन्होंने जो चीज़ें उनके पास नहीं थी, एजुकेशन से जो ले नहीं पाए, उसका मैनेजमेंट उनको पता था। उन्होंने पढ़े लिखे लोगों को मार्केट से हायर किया, रेंट पे रोजगार दिया और उनको अपने कंपनी में डाला और कंपनी को बहुत बड़ा किया। आप युवाओं को शिक्षा और जीवन के बारे में कौन सी 3 बातें हमेशा याद रखने की सलाह देंगे? हम तो देखिए फर्स्ट तो यही बताया कि एक बच्चे के ऊपर पेरेंट्स कितना खर्च करता है, पहले तो उसके कैलकुलेशन की जरूरत है। बच्चा पैदा होता तो हम लोग तो बचपन में छोटे थे तो सरसों के तेल से मालिश हो जाती थी, मिट्टी में सुला दिया जाता था पानी से। लेकिन आजकल बच्चों को तो बेबी जॉनसन बेबी कौन सा बहुत सारी महंगी कपड़े, शूज, ठंडी में गर्मी में AC कूलर पंखा बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इन सब कैलकुलेशन से हमने बताया कि एक बच्चे के ऊपर 3 लाख सालाना के हिसाब से 75 लाख खर्च होता है। तो 12.5 करोड़ रुपये खर्चा कैसे वो चुकाएगा अपने परिवार का, सबसे पहले तो ये ध्यान रखें। और उसके बाद उनके माता पिता ने कितना त्याग किया, अपने सुखों को कितना काटा है अपने जीवन से, उसका ध्यान रखें। बाकी जब तक वो तरक्की नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जब तक आप अपने जीवन में सफलता हासिल नहीं करेंगे तब तक ना किसी चीज़ को याद करेंगे ना किसी का सम्मान करेंगे। जो भी व्यक्ति किसी को सम्मान देता है, किसी को श्रेष्ठ बनाता है, वो व्यक्ति देखेंगे, मैक्सिमम देखेंगे, वो सफल मिलेगा। जी, माता पिता का तो कर्ज कभी नहीं चुका पाएंगे, लेकिन उनके इमोशन को हमेशा याद रखना चाहिए। क्योंकि कल के ये भी एक माता पिता बनेंगे, ये भी किसी के गार्जियन बनेंगे। वो तो नियम यही है। पैदा होंगे, बड़े होंगे, चले जाएंगे। फिर आपका बच्चा पैदा हुआ, बड़ा हुआ, कमाया खाया, बूढ़ा हुआ, मर गया। तो ये तो प्रकृति का नियम है, इसमें तो कोई छेड़छाड़ कर नहीं सकते। लेकिन ये याद रखने की जरूरत है कि हमारे जीवन में किसकी भूमिका सबसे ज़्यादा है, क्या वो भूमिका उनके साथ हम अच्छा निभा पा रहे हैं कि नहीं। हम अपने माता पिता के साथ जो उन्होंने प्रेम मुझे दिया, उस प्रेम को क्या मैं रिटर्न कर पा रहा हूँ कि नहीं। जो खर्चे उन्होंने मेरे ऊपर किए, क्या वो खर्चे मैं उनका रिटर्न कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ, तो फिर हमारे जीवन जीने का कोई मतलब ही नहीं है, हमारा पैदा होने का कोई अस्तित्व ही नहीं है। सर, JMS स्कूल और शिक्षा सुधार को लेकर आपकी आने वाली समय में योजनाएं क्या रहेंगी? एजुकेशन को बेहतर से बेहतर और हाईटेक करने के लिए। हाईटेक तो हमारा वैसे ऑलरेडी आज के आने वाले समय में हमेशा जो लेटेस्ट चीजें होंगी वो JMS में आपको मिलेंगी। आने वाले समय में अभी तो हम इंटर तक के बच्चों को एजुकेट कर रहे हैं, फिर बहुत जो बड़े हाई लेवल की एजुकेशन है वो सारे सिस्टम को ले आने के लिए पूरी टीम मेरी लगी है, वो योजनाबद्ध हो रही है। पहले एक सिस्टम को धीरे धीरे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। सर, लास्ट सवाल, अगर आपको सरकार को शिक्षा के सुधार के लिए सुझाव देना हो तो आप क्या कहेंगे? सरकार को सुझाव देने की मेरे पास तो क्षमता नहीं है, लेकिन क्योंकि सरकार भी हम ही लोगों के बीच से कोई है, कोई व्यक्ति सरकार को संचालित करता है, तो वो भी जो दिक्कतें मुझे समझ में आ रही, जो पीड़ा मुझे है वो उनको भी पता है।
और ये सबको पता है कि बिना शिक्षा के हमारे देश का, हमारे प्रदेश का, हमारे जिले का, हमारे गांव का विकास नहीं होना है। और बच्चों को ये ध्यान रखना है कि जो शिक्षा पाने के लिए हम और जो शिक्षा दिलाने के लिए हमारे पेरेंट्स ने मेरे ऊपर त्याग किया है, उसका रिटर्न मैं कैसे करूँगा। सर लास्ट सवाल आपसे, आपने जो तमाम सारी बातें कही हैं, जो तमाम सारे आपने घटनाक्रम बताए अपने एजुकेशन से लेके और अभी तक का जो आपने राजनीति से लेके समाज सेवा प्लस शिक्षा के क्षेत्र में जो आपका ये संघर्षों भरा जीवन आपका कैसा रहा, थोड़ा सा दर्शकों को हमारे ये भी बताइए। हमने पहले भी बताया कि आप एक सामान्य परिवार से आते हैं। हाँ, हमने पहले ही बताया कि मैं किसान और सामान्य परिवार से बिलोंग करता हूँ और मेरा जीवन बड़ा संघर्षमय रहा। लेकिन ईश्वर की बड़ी कृपा रही मेरे ऊपर कि जैसे जैसे मेरी एज बढ़ती गई, हमारे जीवन में रास्ते क्लियर होते गए। लेकिन उसको भी क्लियर करने में बड़ा संघर्ष करना पड़ा। और हमारे घर में मेरे अलावा, खेती के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। तो मुझे भी, मैं किसान का बेटा था, तो मुझे भी हर चीज़ पाने की उम्मीद थी। जितने भी अभाव थे उसको भरने की उम्मीद थी हमेशा कि मेरे पास भी गाड़ी हो जाए, मेरे पास भी अच्छे घर हो जाएं, मैं भी अच्छा कपड़ा पहनूं, अच्छा खाना खाऊं, अच्छी सोसाइटी में जाऊं। ये सब कहीं कसक रहती थी। तो दिमाग में चलता रहता था कि मैं जैसे ही पढ़ाई पूरा करूंगा और कुछ ना कुछ अच्छा करूंगा, बड़ा करूंगा, हमेशा ही। और जब भी मैं, ईश्वर ने मेरे साथ अच्छा, ईश्वर करेंगे तो मैं समाज को बहुत कुछ दूंगा। तो संघर्षों भरा जीवन रहा। और मेरी शुरुआत तो मात्र 9,000 से हुई। 9,000 के धन से हमने व्यापार शुरू किया और मेरे पास कोई फाइनेंशियल बैकअप नहीं था या कोई ऐसा मेरे पास अनुभव नहीं था पुराना कि मेरे घर में कोई व्यापारी हो या कोई ऐसा हो। क्योंकि अगर मैंने ये देखा है कि परिवार को बदलने के लिए किसी एक व्यक्ति को तो मेहनत करना ही पड़ेगा। अगर एक कोई मेहनत करता है तो उसके परिवार में फिर आने वाली पीढ़ियां चेंज हो जाती हैं। अगर भगवान मुझे माध्यम बना के, ईश्वर मुझे माध्यम बना के अगर इस ऊंचाई को न पहुंचाते तो शायद हम खेती करते। क्योंकि मेरा तो पिताजी का व्यवसाय खेती था, मैं भी खेती करता और हमारे बच्चे भी खेती करते। लेकिन अभाव को भरने के लिए हमने एक रास्ता शुरू किया और 9,000 से मेरी शुरुआत हुई। धीरे धीरे मैं काम करता गया और रास्ते बनते गए, छोटी ठेकेदारी, बड़ी ठेकेदारी, फिर उसके बाद रियल एस्टेट में आया। रियल एस्टेट में बड़ा होने लगा। आपकी नीयत अच्छी है, मुझे लगता है कि अगर आपकी नीयत अच्छी है, बरकत अच्छी हो, आप विजन बड़े हैं और किसी का भी बुरा आप नहीं चाहते हैं, आपके जीवन में कभी ना बुरा होगा ना कभी आप फेलुअर होंगे। तो ऐसे निरंतर गाड़ी आगे बढ़ती गई। जब सफलता मिली तो समाज के प्रति, देश के प्रति, परिवार के प्रति तो ऐसे भी लगाव था, तो समाज और देश के प्रति भी लगाव और इच्छाएं और प्रेम बढ़ता गया। तो अब देश के लिए काम करता हूँ। अब मैंने वो जो स्लोगन सुना है, रोटी कपड़ा और मकान, तो मैं भी रोटी कपड़ा और मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा, सातवां मेरा इंटरटेनमेंट है कि मैं सिनेमा भी बनाता हूँ। और रोटी कपड़ा और मकान मतलब मैं बिल्डर हूँ तो बिल्डिंग भी बनाता हूँ, कॉन्ट्रैक्टर भी हूँ, सिक्योरिटी भी मेरी चलती है और स्कूल में एजुकेशन में मैं हूँ जी। तो इन सब सारे सेक्टर में आने में मुझे लगभग 26 साल लग गया। तो 26 साल, हाँ 26 साल लगा। लेकिन मैं अभी जैसे नीचे देखता हूँ जो मेरे साथ थे तो मुझे लगता है कि एक ऊंचाई मिली है। लेकिन अगर ऊपर देखता हूँ तो मुझे लगता है कि अभी दूरी तय करनी है मुझे। लेकिन विज़न बड़े हैं, सोच अच्छी है, नीयत अच्छी है, तो मुझे ये भी दिख रहा है कि वो सारी चीज़ें मुझे मिल जाएंगी, ऐसा मुझे दिखता रहता है। सर लास्ट जैसे कुछ होते युवा होते हैं, एक दौर होता है, एजुकेशन, ग्रेजुएट होते हैं, पीजी होते हैं, जैसे बिजनेस में आने बहुत हताश रहते हैं, अगर नौकरी रोजगार नहीं मिलता तो बहुत हताश रहते हैं। तो उन युवाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहें? निराशा फेलुअर का सबसे बड़ा कारण होती है। मैं उन युवाओं से कहना चाहूँगा, क्योंकि आप जैसी संगत रहेगी आपकी जी, और जैसे माहौल में आप रहते हैं वैसी योजनाएं आपके दिमाग में बनती हैं। जी, तो अभी क्या है, अब जो ग्रामीण युवा है बस वो चाहता है कि मैं एजुकेशन में इंटर कर लूँ या ग्रेजुएशन कर लूँ और कोई एक छोटी बड़ी नौकरी मिल जाए जिससे मेरे परिवार के खर्चे चले। वो उतना सोच ही रहा है, इसलिए उसके जीवन में उतना ही हो रहा है। कुछ ऐसे लोग हैं कि जो कुछ नहीं सोच रहे हैं, उनको लग रहा है कि मेरा भाई कमा रहा है, मेरे पिताजी कमा रहे हैं, मेरे परिवार में थोड़ा धन आ रहा है जिससे हमारे पेट भर जा रहे हैं, उसके अलावा वो नहीं सोच रहा, इसलिए कुछ नहीं कर रहा। सबसे पहले तो हम युवाओं को बोलेंगे
कि किताबें पढ़ना शुरू करें। जो एजुकेशन लिया उन्होंने वो तो अपने जगह है, शिक्षा जीवन भर चलती अगर रहेगी तो जीवन भर उनका ज्ञान बढ़ता रहेगा। जब ज्ञान बढ़ेगा तो उनके मन में विजन आएगा, सोच बढ़ेगी और कुछ करने की क्षमता बढ़ेगी। जैसी इच्छाएं आपके अंदर आएंगी वैसा आपके जीवन में होगा। समय लगेगा लेकिन होगा सब, लेकिन पहले सोच बदले। मुझे कलाम साहब की एक बात बड़ी अच्छी लगती है कि कोई भी व्यक्ति अपनी किस्मत नहीं बदल सकता, लेकिन अगर वो व्यक्ति अपनी आदत बदल ले तो उसकी किस्मत बदल जाएगी। क्योंकि मैंने देखा है कि अमूमन लोग आदत ही नहीं बदल पाते हैं, तो दोषी दूसरे को ठहराते हैं भाई। दोषी किस्मत को मानते, कर्म नहीं करते। आप अपने जीवन में अगर सफलता हासिल कर रहे हैं तो उसका भी कारण आप हैं। आपके जीवन में असफलता भी आती है तो उसके भी कारण आप हैं। आप किसी को दोषी बनाते हैं तो सिर्फ आप अपना ब्लेम मर देते हैं, लेकिन उसका दोष कोई नहीं ले सकता, ना कोई दोषी है। आप अपने जीवन में सफलता और असफलता जो कुछ भी अर्जित करते हैं उसके कारण सिर्फ स्वयं और आप हैं, और कोई नहीं। तो जीवन बहुत संघर्षमय है। एक ऊंचाई पे पहुंचने के बाद रिलैक्स हो जाएंगे आप, तो फिर आप नीचे के रास्ते पे चले जाएंगे। एक ऊंचाई पाने के बाद और संघर्ष करना पड़ता है उस ऊंचाई पर रुकने के लिए और उस ऊंचाई से और ऊपर जाने के लिए। सर, आपको जैसे इन संघर्षों के बीच में होता ना कि एक प्रोत्साहन, उत्साह बढ़ाना, ये तमाम सारी एक एनर्जी जो एकदम बॉडी इमोशनल एनर्जी, या बहुत ही लगता है वो एनर्जी, उस बहुत ताकत होती है, कहाँ से मिलती थी? ये ताकत मिलती है, आप जैसे आपके जीवन में कुछ आप हासिल करना चाहते हैं तो आप खुद से मोटिवेट रहेंगे, और दूसरा कोई बताएगा तो वो मोटिवेशन कुछ पल के लिए रहेगा और फिर रिलैक्स हो जाएंगे। तो आपके जीवन में जब तक संघर्ष नहीं आएगा, जब तक खुद से कुछ पाने, कुछ बनने की इच्छा जागृत नहीं होगी, तब तक खुद से आप मोटिवेट नहीं होंगे। जब तक खुद से मोटिवेट नहीं होंगे, खुद से एनर्जी नहीं जागृत होगी, किसी के जगाने से कुछ होने वाला नहीं है। और सबसे अच्छा साधन है आदमी के जीवन में सफलता का किताबें। आप दूसरे की स्टोरी पढ़िए, दूसरे की जीवनी पढ़िए, जिस रास्ते पे चलना चाहते हैं उस तरह की किताबें पढ़िए। क्योंकि आज का युवा, आजकल के बच्चे तो मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पर जितना समय बिता रहे हैं उतना अपने भविष्य के विषय में नहीं सोच रहे हैं। और मुझे लगता है कि जितना नशा अफीम में, चरस में, गांजे में या भांग में जितना नशा होता है उससे कहीं ज़्यादा इस रील में और जो छोटे जो सोशल मीडिया पे बहुत सारी गेम आ गए हैं और तमाम सारी चीज़ें तो इन उससे बड़ा नशा ये है। अगर आज का युवा ये नहीं समझेगा तो मुझे लगता है उसकी सोचने की क्षमता कम हो जाएगी, उसकी काम करने की क्षमता खत्म हो जाएगी, और रील देखने वालों की सुनने की भी क्षमता खत्म हो जाएगी। क्योंकि उसका ब्रेन उसी हिसाब से सेट हो जाएगा, और कोई उससे ज़्यादा देर तक उसको समझाएगा तो उसकी बातों को बुरा मानने लगेगा, चिड़चिड़ा हो जाएगा। हाँ, क्योंकि वो ब्रेन अपना, क्योंकि कोई भी रील देखता है तो मैं देखता हूँ रोल करता जाता है, आगे बढ़ाता जाता है, घंटों बीत जाते हैं, पता नहीं बढ़ाता जाता है। तो क्योंकि 10 सेकंड 20 सेकंड की रील होती होगी, 5 सेकंड भी नहीं देखता, भगा देता, 5 सेकंड भगा देता। तो वैसे उसका ब्रेन सेट हो जाएगा। जब ब्रेन सेट हो जाएगा तो आप 10 सेकंड भी उससे बात करेंगे तो उसको लगेगा यार ये बातें नहीं, दूसरी कोई बात हो, तीसरी कोई बात हो। तो आपका ब्रेन तो आपकी सेटिंग के ऊपर, आप जैसे उसको सेट करेंगे वैसा वैसे बात करेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। थैंक यू। आपने सुना सुभाष यादव सर को, जिस तरह से राजनीति से लेकर समाज सेवा, फिर शिक्षा के क्षेत्र में, फिर अपनी संघर्ष भरी कहानी, किस तरह से आपने पढ़ाई किया, कितने संघर्ष किए, फिर आज इतना बड़ा अंपायर खड़ा किए। तमाम